तो ये आप पिछले वीडियो से नोट करके आए होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी, a माइनस ए प्लस बी और माइनस 2c, ये l की वैल्यू माइनस 2c। हाँ, तो m l की पावर माइनस 1, m l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 1, ये प्रेशर का माइनस 1, m l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2, नहीं बेटा 2 तो ठीक लिखा था हमने, 2 ये प्रेशर की डायमेंशन है और ये नीचे लेंथ की डायमेंशन लिखी हुई है। उसी तरीके से l की डायमेंशन आप b लिख लेंगे और m l की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 1। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे चाहे। बहरहाल आपका इक्वेशन फाइनली सॉल्व होकर आपको p बाई एल की जो वैल्यू है वो 1, a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और r की पावर b थी, b की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी और c की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगी। c की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगी। तो आपका जो इक्वेशन है q इज इक्वल टू v बाई टी, जब आप a b c की वैल्यू पुट करोगे तो k टाइम्स p बाई एल इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा आएगा। एक्सपेरिमेंट्स रिवील करते हैं कि k की वैल्यू पाई बाई 8 रखी जाती है, p बाई एल r की पावर 4 इंटू नीटा। ये इक्वेशन वही कर पाएगा जिसको डायमेंशंस याद होंगी, जिनको डायमेंशंस नहीं याद होंगी वो इस इक्वेशन को नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आया आपके पास अगला इंपॉर्टेंट लॉ, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? वीडियो को पॉज कर ये हिंट नोट कर लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा खुद से। कुछ खुद भी करो, सब हम ही करे दे रहे हैं। ऑल टोटल स्टोक्स लॉ आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं? स्टोक्स द बैकवर्ड विस्कस फोर्स, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स acting, the backward viscous force acting on a small spherical body, on a small spherical body of radius r, moving with uniform velocity v, moving with uniform velocity v through a fluid of viscosity, neta is given by F is equal to 6 pi neta r into v। नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r क्या है? रेडियस है और v क्या है? वेलोसिटी है। अब इसका डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, लेट viscous force F depends upon a power of neta
b पावर ऑफ रेडियस यानी r एंड c पावर ऑफ, ये सब बेटा एक्सपेरिमेंटल लॉस थे, इसीलिए इसके बारे में लॉजिकल प्रूविंग नहीं हो पाती, ये डायमेंशनल प्रूविंग है। c पावर ऑफ वेलोसिटी v, लेट विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन a पावर ऑफ n, b पावर ऑफ r एंड c पावर ऑफ v। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा टू द पावर a, r टू द पावर b एंड v टू द पावर c। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, चलो कलम बदल देते हैं, ब्लू से ही लिखेंगे, रेड से थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगता है। अब अभी हमने ध्यान से देखा तो लगा कि थोड़ा सा कमी रह जाती है रेड की ब्राइटनेस में, इसलिए रेड से नहीं लिखूंगा। तो पेन बदल रहा हूं, लिखा मैंने F इज इक्वल टू k टाइम्स नीटा टू द पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c, वेयर k क्या है बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक, अब राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, देखिए सब डायमेंशन से प्रूव हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। विस्कस ड्रैग है यानी फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर -2, के डायमेंशन लेस है भूल जाओ, m l की पावर -1 t की पावर -1 की पावर a, r यानी डायमेंशन l की पावर b और ये l t की पावर -1 की पावर c। बच्चों आप इसे खुद सॉल्व कर लें, वैसे मैंने ये आपको करवाया होगा डायमेंशनल एनालिसिस के चैप्टर में, लेकिन फिर भी चलिए दिल नहीं तोड़ेंगे, कर देंगे। कुछ लोग अभी अभी वीडियो देखना शुरू किए हैं तो उनके लिए तो भाई करना ही पड़ेगा, टी की पावर -2, इससे डायमेंशन आपकी रिवीजन में आ रही है। m की पावर सिर्फ इधर एक है a, लेकिन l की पावर -a प्लस b प्लस c है और t की पावर जो है वो -a माइनस c है। ठीक, अब आप बेसिस सेम है तो डायमेंशंस का कंपैरिजन कर लीजिए, डायमेंशंस का कंपैरिजन कर लिए, देखिए a का तो आंसर सीधा सीधा बना गया, a का आंसर सीधा सीधा बना गया, -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू 1 है और -a माइनस c की वैल्यू -2 है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर उठाकर आप a की वैल्यू रखेंगे तो ये -1 माइनस c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो -c इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब किसी में उठाइए और b की वैल्यू रख दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपका जो फाइनल जवाब आएगा वो k टाइम्स नीटा की पावर 1, r की पावर 1 और b की पावर 1 आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन। बाद में हम बाय एक्सपेरिमेंट 6 पाई लिख देंगे। तो ये है स्टोक्स का लॉ। स्टोक्स के लॉ के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आया टर्मिनल वेलोसिटी का। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? देखो ये लॉ मैंने जल्दी जल्दी में शायद ना समझाया हो तो अब समझा देता हूं। जब कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में गिरेगी तो जाहिर सी बात है छपाक होगा, है ना, वो अगर भारी है तो डूबने की कोशिश करेगी। जब वो नीचे जाने लगेगी तो उसकी वजह से रिलेटिव लेयर जो होती हैं वो मोशन में आ जाएंगी। जब वो मोशन में आ जाएंगी तो उनकी वजह से एक फोर्स लगने लगेगा, विस्कस ड्रैग। वो विस्कस ड्रैग कैलकुलेट करने का ये तरीका स्टोक ने बताया, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही। तो कृपया वीडियो को पॉज कर इसको पूरा नोट कर लें। आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर सारी चीजें बहुत आसान हैं। जो जो छोड़ने लायक थी मैंने छुड़वा दी हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लेकिन कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जानना चाहिए हमें। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भाई? व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकले और जो वेलोसिटी हो ये तो वही टर्मिनल वेलोसिटी हो जाए, है ना। ये देहाती आंसर है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस लिक्विड, व्हेन अ बॉडी, तो आपको क्या लगता है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स
थ्रो अ विस्कस लिक्विड, जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड से फॉल करे, इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन, इट्स प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन। वही जो मैं पहले कह रहा था, अब वही मैंने यहां लिख दिया। इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में वो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर देती है। एज अ रिजल्ट, अब इसका नतीजा क्या होता है वह भी लिख देता हूं। एज अ रिजल्ट, अ विस्कस फोर्स, अ विस्कस फोर्स, एज अ रिजल्ट, अ विस्कस फोर्स acting on the body, acting on the body, which tends to retard its motion, which tends to, भाई विस्कस फोर्स का तो काम ही यही होगा ना, रिटार्ड इट्स मोशन, इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, which tends to retards its viscous motion. As the velocity of the body increases, the viscous drag also increases. अब as the velocity of the body, as the velocity of the body falling through the liquid increases, falling through the liquid increases, liquid increases, the viscous drag or force also increases. तो क्या होगा? ठीक है, a stage is reached, a stage is reached, एक ऐसी स्टेज रीच करेगा when the weight of the body, when the weight of the body is just, when weight of the body is just equal to the sum of the upthrust and viscous force, is just equal to the sum of the अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब उसका वेट जो है वो सम ऑफ अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स के बराबर हो जाए, इन दोनों के सम के बराबर हो जाए। तब उसके बाद कोई देन, अब जब बराबर हो गया, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी and body move with constant velocity, and body move with constant velocity। अब वो constant velocity से move करने लगेगी। यही जो the maximum constant velocity acquired by the body, the maximum constant velocity acquired by the body, the maximum constant velocity acquired by the body while falling through a viscous liquid, falling through a viscous liquid is called its terminal velocity, is called its terminal velocity,
एक बार पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं कि जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में से पास गुजरती है, गिरती है विस्कस लिक्विड के अंदर से, तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि रिलेटिव मोशन होने लगती है। रिलेटिव मोशन की वजह से उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग काम करने लगेगा। अब जैसे जैसे इसकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जबकि वेट जो है वो इक्वल हो जाए अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के सम के, जो कि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तब कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। जब कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा तो बॉडी की मोशन क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट। और जब बॉडी की मोशन कांस्टेंट हो जाएगी तो वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी और उसी को हम अंतिम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। इतना नोट करने के बाद आइए अब हम आप इसका एक्सप्रेशन करके दिखाते हैं। बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको मालूम है बायुएंट फोर्स क्या होता है? बायुएंट फोर्स कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा। बायुएंट फोर्स यानी बायुएंसी, इसीलिए तो करिकुलम ने हटा दिया क्योंकि कि आपने 9th में पढ़ रखा है। बायुएंट फोर्स या बायुएंसी, देखो जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है कि किसी विस्कस लिक्विड में गिर रही है। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, किसी विस्कस लिक्विड में गिर रही है, तो इसका जो वेट है फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक के हिसाब से W वो नीचे काम करेगा और बायुएंट फोर्स FB यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो ऊपर काम करेगा और विस्कस ड्रैग FV से इसको लिखते हैं, ये भी ऊपर काम करेगा। और इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है V, ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड होगी टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन बेटा ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये तब आती है जब FB प्लस FV इक्वल टू वेट हो जाए, यानी इन द इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट हो गई। इन द इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम आने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना होता है। इन द इक्विलिब्रियम अपथ्रस्ट यानी FB प्लस विस्कस ड्रैग आप देख सकते हैं वेक्टर के निशान से, दोनों सेम डायरेक्शन में। FV इज इक्वल टू W वेट। बेटा ये FV है विस्कस फोर्स। आप अगर इसकी रेडियस हम R माने और जिस लिक्विड के अंदर ये फॉल कर रहा है उस लिक्विड की विस्कोसिटी हम नीटा माने, तो जब ये अंदर डूबने लगेगा तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में डिस्कस किया जाता है, ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो होता है इसकी डेंसिटी आप रो मान लीजिए और इसकी डेंसिटी आप सिग्मा मान लीजिए। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, तो अपथ्रस्ट हम जब लिखेंगे, चलो याद करा देता हूं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है ये, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड प्लस FV तो आप जानते हैं, अभी पढ़ कर आए हैं, विस्कस ड्रैग। पेन में इंक खत्म हो रही है इसलिए ब्लू पेन यूज करना पड़ेगा। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी वॉल्यूम। अब बेटा स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ लिख दीजिए, है ना। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है तो वॉल्यूम तो बॉडी का होगा लेकिन डेंसिटी किसकी होगी? लिक्विड की होगी, रो। ये हो गया मास, इसमें G से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया वेट, ये रो G हो गया। अब लिक्विड अब विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई नीटा R इंटू VT होगी, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, यही हमें निकालनी है। वेट मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम यहां मास भी इसी टर्म्स में लिखेंगे 4/3 पाई r³। लेकिन बेटा अब ये बॉडी का ही डेंसिटी ली जाएगी, सिग्मा इंटू G। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बहुत आसान सा डेरिवेशन। सिग्मा नीटा VT, ये तो हमने इधर ही लिख दिया। अब बेटा अगर हम G को कॉमन ले लें, G नहीं 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ और G कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? सिग्मा माइनस रो। हम इसको उधर लेकर गए हैं, बात सफा हर रोक दफा। VT की वैल्यू क्या हो जाएगी?
vt की वैल्यू देखो हो जाएगी पाई से पाई हो गया धराशाही, है ना, 2 बार और ये 3 बार, तो ये हो गया 2/9। ऐसे याद करेंगे 2/9 नीटा जी, है ना। अब नीटा तो नीचे जाएगा, 2/9 जी बाई नीटा आर क्यूब इंटू सिग्मा माइनस रो। ये एक्सप्रेशन आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का। क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। अब एक आर की पावर भी काट लो भैया, आर स्क्वायर कर लो, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। या इसको और अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो तो लिखो 2/9 आर स्क्वायर अपॉन नीटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है भाई। ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में यूं आएगा और फिर ये धीरे से जाके चुप से कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखिए, ये टर्मिनल वेलोसिटी है और ये टाइम के साथ ग्राफ खींचा गया। तो ये थी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। खरामा खरामा हमारा काफिला अंतिम चरणों की ओर बढ़ता हुआ, इसे भी नोट कर लीजिए।